नीतीश सरकार ने बैठक के बाद कहा कि बिहार में अभी सूखे की स्थिति नहीं है। 10-11 अगस्त को फिर होगी समीक्षा। अगली खबर, लखनऊ में राजभवन के सामने दिन दहाड़े हुई लूट से सीएम योगी अफसरों से नाराज हैं। कानून व्यवस्था पर बुलाई बड़े अफसरों की मीटिंग। उधर मोदी और इमरान खान के बीच फोन पर हुई बात का हुर्रियत ने स्वागत किया है। कहा है बातचीत से ही समस्याओं का निदान होगा। और येदियुरप्पा ने कहा कि कर्नाटक को बांटना चाहती है कुमारस्वामी की सरकार। तो ये 4 बड़ी खबरें हमने आपको दिखाई और अब शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। 2 दिन से इस देश में नागरिकता का विवाद छाया हुआ है। संसद में आज इसको लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। इस बीच तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा ने एक बड़ा और विवादित बयान दिया है। टी राजा ने कहा है कि रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी घुसपैठिए अगर अपने देश नहीं जाते तो फिर इन्हें गोली मार देनी चाहिए। बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या मुसलमानों को वापस उनके राज्य में भेजने की आवश्यकता है, वापस उनके देश में भेजने की आवश्यकता है, ना कि भारत देश में ऐसे कीड़े मकोड़ों को रखने की आवश्यकता नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूं केंद्र सरकार से कि इनको बाहर भेजे या नहीं तो जिस तरह से दूसरे राज्य के लोग जो कार्य करते हैं, दूसरे कंट्री के लोग, उनके कंट्री में कोई भी दूसरे कंट्री का अगर कोई व्यक्ति आता है, अगर वो कंट्री को महसूस तो होता है कि इस व्यक्तियों से, इस समाज से खतरा है, तो वो लोग गोली मार देते हैं। वैसे ही भारत देश में भी जो भी रोहिंग्या है, जो भी बांग्लादेशी है, अगर ये लोग इज्जत से भारत देश छोड़ के नहीं जाते हैं तो इन सारे के सारे लोगों को गोली मारकर खत्म करने की आवश्यकता है, तभी हमारा भारत देश सुरक्षित रहेगा। अपनी राजनीति को चमकाने के लिए बीजेपी विधायक की ओर से इस तरह का बयान दिया गया है। उधर नागरिकता विवाद पर आज हंगामे के बीच सरकार ने साफ कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सब कुछ हो रहा है और जो इस देश के नागरिक हैं उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। अमित शाह ने कहा है कि 40 लाख लोग घुसपैठिए हैं। विपक्ष के सांसद वेल में हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं अपनी सीटों पर बीजेपी के सांसद खड़े हुए हैं और विपक्ष की नारेबाजी के जवाब में नारेबाजी कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने खुद कमान संभाली हुई है। राज्यसभा में इस हंगामे की जड़ में अमित शाह का वो बयान है जिसके बाद कांग्रेस आक्रामक हो गई। 1985 को श्री राजीव गांधी ने एक आसाम एकॉर्ड साइन किया और 15 अगस्त के लाल किले पर से भाषण में उन्होंने इसको डिक्लेयर किया। क्या था आसाम एकॉर्ड का आत्मा? आसाम एकॉर्ड का आत्मा ही एनआरसी था। एकॉर्ड में कहा गया अवैध घुसपैठियों को पहचान कर उनको हमारे सिटीजन रजिस्टर से अलग कर नेशनल सिटीजन रजिस्टर बनाया जाएगा। इसको अमल करने की हिम्मत नहीं थी। हम में हिम्मत है इसलिए हमें करने के लिए निकले। हम में हिम्मत है इसलिए हमें करने के लिए निकले। जैसे ही अमित शाह ने संसद में सीना ठोककर अपनी हिम्मत का बखान किया, बखेड़ा हो गया। 40 लाख में बांग्लादेशी घुसपैठिए कितने हैं? किसको बचाना चाहते हैं आप बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं? कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने फेसबुक पर बयान जारी करके कहा, यूपीए सरकार में एनआरसी की शुरुआत की गई थी ताकि 1985 के असम समझौते में किए गए वादे को पूरा किया जा सके। आज सुबह से ही विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक हमलावर था। मैदान में टीएमसी, सड़क पर एसपी, आपका आक्रोश, बीएसपी का विरोध, कांग्रेस की घेराबंदी, मोर्चे पर सरकार। हम में हिम्मत है इसलिए हमें करने के लिए निकले। विपक्ष बेशक सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सरकार घुसपैठियों के मामले में आर पार के मूड में है। कल असम में 40 लाख अवैध नागरिकों की लिस्ट आई। आज सरकार ने फिर राज्य सरकारों को रोहिंग्याओं को चिन्हित करने की बात कह दी। जितने भी रोहिंग्या यदि आपकी स्टेट में हैं तो उनकी इन्यूमरेशन यानी उनकी गणना करें, साथ ही उन्हें आप आइडेंटिफाई भी करने का काम करें और साथ ही साथ उनकी बायोग्राफी भी तैयार करें और उनके बायोमेट्रिक भी लिए जाने चाहिए। यह भी एडवाइजरी जारी की गई है। उनके मूवमेंट को भी वॉच किया जाना चाहिए। म्यांमार से बात करके उनको डिपोर्ट करने का प्रयास करेंगे। मोदी सरकार ने 2016 में संसद में बताया था कि देश में 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी हैं, जबकि 2004 में यूपीए सरकार ने 1 करोड़ 20 लाख अवैध बांग्लादेशियों की बात कही थी।
संसद में सरकार के एक्शन पर विपक्ष का रिएक्शन आया है। विपक्ष इसे चुनावी फायदे के लिए सरकार का उठाया गया कदम बता रही है। Absolutely both politics and election agenda to isolate the people who can vote for BJP. देश की राजनीति अवैध घुसपैठियों को लेकर गर्म है और सरकार आर पार के मूड में है। वहीं विपक्ष आक्रामक। वजह साफ है कि रोहिंग्या और अवैध घुसपैठियों के जरिए बीजेपी विरोधी मुस्लिम तुष्टीकरण में लगे हैं और सरकार इसे हवा देकर अपनी स्थिति मजबूत कर रही है। आपके मन में ये सवाल होगा कि जो लोग इस देश के नागरिक नहीं हैं, उनका क्या होगा और वो ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से उसे देश से बाहर रखना ही ज्यादा उचित है। असल में जो नागरिक नहीं है वो घुसपैठिए हैं। आपको जानकारी देते हैं, जो हिंदुस्तान के नागरिक नहीं हैं वो घुसपैठिए हैं। बांग्लादेश से भागकर असम में सालों से रह रहे हैं और उनको लेकर राजनीति भी होती रही है। ऐसे लोग गायों की तस्करी में शामिल होते हैं। देश विरोधी गतिविधियों में भी इनकी संलिप्तता होती है। ऐसे लोग आतंकवादियों को संरक्षण तक देते हैं। जो भारत के असली नागरिक हैं उनका हक भी ये मारते हैं। भारतीयों को मिलने वाली सुविधाओं को बांट लेते हैं। यही वजह है कि अब इस पर आर पार की लड़ाई लड़ना चाहती है बीजेपी और यही वजह है कि आज सरकार की ओर से विपक्ष पर जोरदार हमला भी किया गया है। फिलहाल जो लोग भारत के नागरिक नहीं रह जाएंगे उन्हें या तो बांग्लादेश भेजा जाएगा या फिर देश में उन्हें वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी जो सुविधाएं देश के नागरिकों को मिलती हैं। और अब आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए यानी अवैध नागरिक हैं वो सिर्फ असम तक सीमित नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे तो बिहार और बंगाल में भी नागरिकता की जांच की मांग कर रही हैं। आज इसी बात पर संसद परिसर में खूब हल्ला हुआ। 100 बार असम में मैंने जाना भाई मैं साहब, जनता है मैं जानता हूँ भाई साहब, उनको क्या करता है, मैं जानता हूँ। उल्टा पलटा बात करता नहीं, है। आपको कहने का अधिकार है, आप कहिए ना, आप कहिए, मुझे कहने का अधिकार है, आप नहीं छीन सकते। करीब 80 सेकंड तक संसद परिसर में देश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रदीप भट्टाचार्य में तीखी नोकझोंक हुई। मैं जानता हूँ, मैं भी बिहार का हूँ, बंगाल का आदमी हूँ, मैं भी बंगाल और बिहार में 100 बार असम में मैंने जाना भाई मैं साहब, जनता है, मैं जानता हूँ भाई साहब, उनको क्या करता है, मैं जानता हूँ। उल्टा पलटा बात करता नहीं, है। आपको कहने का अधिकार है, आप कहिए ना, आप कहिए, मुझे कहने का अधिकार है, आप नहीं छीन सकते। संसद परिसर में हुई इस हाई वोल्टेज नोकझोंक को देखकर शुरू में तो तमाम पत्रकार हक्के बक्के रह गए, लेकिन दोनों नेता मीडिया के कैमरों के सामने जोर जोर से अपनी बात बोलते रहे। Who are you? I am the member of नहीं, I am also the member of parliament. I have the right. You can. I am saying right. हुआ यूं कि संसद से निकलने के बाद कैंपस में अश्विनी चौबे पत्रकार को बाइट दे रहे थे, तभी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रदीप भट्टाचार्य वहां से गुजरे और उन्होंने चौबे पर गलत बयानी का आरोप लगा दिया। आप कहिए ना, आप कहिए, आप कहिए। You are misleading. You are misleading. जो इस देश के अंदर इतना सुनना था कि चौबे जी भी चढ़ गए। बात बिहार और बंगाल की होने लगी। दोनों एक दूसरे को मैं भी सांसद कहकर मानो लड़ने लगे। Who are you? I am the member of नहीं, I am also the member of parliament. I have the right. You can. I am saying right. असल में नागरिकता के मुद्दे पर अश्विनी चौबे घुसपैठियों को भारत छोड़ने की बात कह रहे थे, जबकि कांग्रेस के सांसद प्रदीप भट्टाचार्य का कहना था कि बीजेपी अल्पसंख्यकों को असम से हटाना चाहती है। ये पूरा पिछड़ करता है, कुछ नहीं जानता है, ये फालतू बात करता है। ये कौन बांग्लादेश से आया? बीजेपी चाहता है वहाँ से माइनॉरिटीज को हटाने के लिए ये काम करता है। प्रदीप भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। उधर इस नोकझोंक वाले ड्रामे के दूसरे किरदार अश्विनी चौबे तो कह रहे हैं कि घुसपैठियों की पहचान बंगाल और बिहार में भी होनी चाहिए। बिहार में बांग्लादेशी घुसपैठ है, बंगाल में है, बड़े पैमाने पर है और निश्चित रूप से असम के अंदर हुआ है, बिहार में भी होना चाहिए। सब जगह जहाँ भी है वहाँ शुरू करना चाहिए, इसमें दो मत नहीं। अगर बांग्लादेशी घुसपैठ को हम इस देश में स्वीकार नहीं कर सकते। कुल मिलाकर इस मामले को बीजेपी ठंडा नहीं करना चाहती और तुष्टीकरण की राजनीति में भरोसा रखने वाली कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार को घेरने से पीछे नहीं हटना चाहती।
पहले तो इस तरह की तस्वीरें संसद भवन के अंदर से आती थीं और अब तो तू मैं परिसर में भी शुरू हो चुकी है। आगे बढ़ेंगे। उधर राफेल की तुलना बोफोर्स घोटाले से करके कांग्रेस फंस गई है। राफेल, मोदी का बोफोर्स, इसी हेडिंग के साथ 29 जुलाई को कांग्रेस के अखबार नेशनल हेराल्ड में खबर छपी। अब यही खबर कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बन गई है। इसको जब कहते हैं राफेल इज मोदीज बोफोर्स, ये इकबाल जुर्म है। ये कबूल किया जा रहा है कि राजीव गांधी ने और गांधी परिवार ने बोफोर्स का घोटाला किया था और इसी तर्ज पे वो कह रहे हैं कि राफेल भी प्रधानमंत्री का एक तथाकथित घोटाला है। बोफोर्स घोटाला 1987 में सामने आया था। आरोप लगे कि कुल 400 तोपों की खरीद में करोड़ों की दलाली का लेन देन हुआ। उस वक्त राजीव गांधी देश के पीएम थे। इस घोटाले की वजह से ही साल 1989 में कांग्रेस चुनाव हार गई थी। कांग्रेस लगातार कहती है कि बोफोर्स घोटाले में राजीव गांधी का हाथ नहीं था। दिमाग में यह बात बैठी हुई है कि उन्होंने बोफोर्स में गलती की है, तो राफेल कहते ये स्लिप हो जाता है। वही मैंने कहा चोर के दाढ़ी में तिनका है, जब आप कहोगे तो दाढ़ी छूने लगेगा। फ्रांस से हुए राफेल सौदे को लेकर राहुल गांधी लगातार मोदी को घेरते हैं। अब उन्होंने राफेल और बोफोर्स को साथ खड़ा करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। इधर आज बीजेपी के एक सांसद मोदी के पैर छूने लगे तो प्रधानमंत्री ने उन्हें रोक दिया। प्रधानमंत्री मोदी के गाड़ी से उतरते ही सफेद शर्ट पहना एक शख्स तेजी से अंदर की ओर आता है और रास्ते में खड़ा हो जाता है। और जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी आगे की ओर बढ़ते हैं, ये शख्स भी 3 कदम चलकर प्रधानमंत्री के पैर छूने की कोशिश करता है। तभी मोदी पैर छूने से मना करते हैं और फिर पीठ ठोककर आगे बढ़ जाते हैं। मोदी के पैर छूने की कोशिश करने वाले कोई और नहीं बल्कि यूपी के इटावा से सांसद अशोक दोहरे हैं। 2014 में पहली बार इटावा सुरक्षित सीट से सांसद बने। इससे पहले दोहरे बीएसपी में रह चुके हैं। मायावती के समय दोहरे यूपी में मंत्री भी थे। ये वही अशोक दोहरे हैं जिन्होंने दलितों के मुद्दे पर अप्रैल महीने में सीएम योगी के खिलाफ प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी। मेरे मुखिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे मिल करके उनसे गुजारिश किया, निवेदन किया कि इस समय पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित वर्ग और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग बड़े पैमाने पर अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस बयान के बाद इनका नाम तब से नाराज दलित सांसदों में लिया जाता है। लेकिन आज की ये तस्वीर बताती है कि दोहरे प्रधानमंत्री के सामने अपने नंबर बनाने में जुटे हैं। दोहरे वही नेता हैं जो यूपी में बीजेपी के साथ मायावती के गठबंधन की वकालत करते रहे हैं। देश की सियासत का सबसे विश्वसनीय चुनावी बुलेटिन आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र में एक आरक्षण की आग थमती नहीं कि दूसरे का धुआं उठने लगता है। मराठा आरक्षण की हिंसा की आग अभी थमी भी नहीं थी कि महाराष्ट्र में धनगर समाज के लोगों ने सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने का ऐलान कर दिया है। 36 क्रमांक पे महाराष्ट्र में धनगढ़ लिखा हुआ है, लेकिन धनगढ़ जनजाति का एक भी आदमी महाराष्ट्र में नहीं है। फिर भी उनको कैसे रिजर्वेशन दिया जाता है? तो ये धनगर का प्रोनाउंसिएशन हिंदी में धनगढ़ होता है। धनगर कम्युनिटी के लोग भी रास्ते पर उतरकर ये भी बाद में वायलेंस तक के जा सकता है। धनगर समाज का कहना है कि उन्हें एसटी कोटे में शामिल करके आरक्षण मिलना चाहिए। विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी जब महाराष्ट्र में प्रचार करने गए थे तब उन्होंने इस समाज का मुद्दा उठाया था। यही धनगर समाज है जिन्होंने आपके हर समय आपका साथ दिया था, लेकिन आपने उस समाज के पीठ में छुरा भोंक दिया। आपने उनके पीठ में छुरा भोंक दिया। लेकिन मोदी सरकार बनने के बाद मामला ठंडा पड़ गया। अब जब मराठा आरक्षण का विवाद तूल पकड़ चुका है तो धनगर समाज भी सड़क पर उतरने की तैयारी में है। महाराष्ट्र में इस समाज की आबादी करीब 1 करोड़ है।
धनगर समाज भेड़ बकरी चराने के काम से जुड़ा रहा है। राष्ट्रीय समाज पार्टी के महादेव जानकर इसी समाज के हैं। महादेव जानकर फडणवीस सरकार में दूध मंत्री हैं। इसी समाज के पद्मश्री डॉक्टर विकास महात्मे बीजेपी से राज्यसभा सांसद हैं। बीजेपी ने इस समाज को साधे रखने के लिए अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन समाज अब धीरे धीरे सुलग रहा है। बिहार लेकर चलते हैं आपको। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप आज शिव के अवतार में दिखे। हाथों में त्रिशूल है, गले में रुद्राक्ष की माला। कभी डमरू बजा रहे हैं, कभी शंखनाद कर रहे हैं। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप की शिव भक्ति किसी से छिपी नहीं है। सावन के पवित्र महीने में महादेव को खुश करने के लिए तेज प्रताप भोलेनाथ के गेटअप में दिख रहे हैं। अपने अनोखे अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले तेज प्रताप भगवान शिव की तरह त्रिशूल और डमरू धारण करके सुल्तानगंज से जल उठाकर बाबा के धाम देवघर के लिए निकले हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पिताजी का स्वास्थ्य का भी कामना करें, लंबी आयु हो, मेरी भी आयु लग जाए और स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और देश का उद्धार करें। तेज प्रताप भगवान शिव से जेल में सजा काट रहे अपने पिता के स्वास्थ्य की कामना करेंगे। वैसे भी लालू परिवार के दिन अच्छे नहीं चल रहे। कल ही IRCTC घोटाले में कोर्ट ने लालू परिवार के सदस्यों को समन भेजा है। – 2019 के चुनाव में मोदी की जंग पर नए कार्यक्रम लाल किला को हर रोज शाम 7 बजे आपके लिए लेकर आते हैं हम। बीते 4 सालों में पीएम मोदी ने 15 अगस्त के दिन लाल किला से जो वादे किए, जो दावे किए, उनमें से एक बड़ा दावा है मोदी के फैसलों पर जन भागीदारी का। सवाल ये कि क्या वाकई मोदी के फैसलों पर जनता उनके साथ है? स्पेशल रिपोर्ट लाल किला में कल हमने आपको दिखाया किस तरह मोदी के स्वच्छ भारत अभियान का असर यूपी बिहार में दिख रहा है और मोदी के लिए लोगों का क्रेज बढ़ा है। राहुल गांधी और मोदी 2 नाम दे दें। इस टाइम तो दोनों ही अच्छे हैं। मोदी फंस गए ऐसा लग रहा है? नहीं, मोदी फंस कैसे जाएंगे। कैसा लगा उनका भाषण? ठीक है। आज पंकज झा पड़ताल करेंगे क्या मोदी के सख्त फैसलों पर जनता उनके साथ है। जिम्मेवारियां निभानी चाहिए स्वराज्य से स्वराज्य की ओर। जब चलना है देशवासी पीछे नहीं रहते। जब मैंने गैस सब्सिडी छोड़ने के लिए कहा, देश आगे आया। स्वच्छता की बात कही, आज भी हिंदुस्तान के हर कोने में कोई न कोई स्वच्छता के अभियान को आगे बढ़ा रहा है। जब नोटबंदी की बात आई, दुनिया को आश्चर्य हुआ था। यहां तक लोग कह रहे थे अब मोदी गया, लेकिन नोटबंदी में 125 करोड़ देशवासियों ने जिस धैर्य को दिखाया, जिस विश्वास को बताया, और उसी का परिणाम है कि आज भ्रष्टाचार के खिलाफ नकेल लगाने में हम एक के बाद कदम उठाने में सफल हो रहे हैं। हमारे देश के लिए इस नई लोक भागीदारी की परंपरा, जन भागीदारी से ही देश को आगे बढ़ाने का हमारा प्रयास, यही हम लोगों के लिए रहेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, लाल किले से अपील के जरिए पीएम मोदी अपने फैसलों को लागू कराने के लिए जन भागीदारी चाहते हैं, लेकिन जनता क्या चाहती है, इसी की पड़ताल के लिए हमारे रिपोर्टर पंकज झा और कैमरामैन प्रेम सिंह निकले हैं। हमारी टीम यूपी के कुशीनगर जिले की ओर जा रही है। हमें पता लगा कि कुशीनगर के सरगटिया गांव की रहने वाली सुनीता की जिंदगी में नोटबंदी ने जो जख्म दिया है वो उसे कभी नहीं भूल पाएगी। हम सुनीता के घर का पता लगाते हुए उनके गांव पहुंचे। सबसे बड़ा बेटा था। ये वही सुनीता हैं जिनके 19 साल के बेटे संजय की मौत 2016 में नोटबंदी के दौरान हो गई थी। सुनीता बताती हैं कि बैंक से पैसा नहीं निकला और इलाज के अभाव में बेटे की जान चली गई। क्या हो गया था संजय को? तो मर गए। नहीं, हो क्या गया था उनको?
एक बार मैंने साहब जी अब हम का न अब पैसा भी ना उनका एकदम हालत एकदम खराब। 19 साल का लड़का चला गया। हाँ, हमरा खातिर अब क्या हमारा खातिर नहीं सबसे बड़ा बेटा था सबसे जेठुआ नहीं करना संजय। पीछे जाइए, आज नहीं मिलेगा, है मिलेगा, होगा मिलेगा। तो आपने नहीं बताया आपका बेटा बीमार है? भइल तब वो जल्ले जा चले नहीं तब वो ना दी हल्लो। दर्द बताते हुए सुनीता भावुक हो जाती हैं। संजय। सुनीता के घर में छोटा बेटा राजन और एक बेटी है रीना। बड़े बेटे संजय की मौत के बाद से सुनीता घर से नहीं निकलती। बात करते हुए हमने सुनीता से मोदी को लेकर चर्चा की, लेकिन सुनीता कहती हैं कि वो चुनाव में मोदी को ही वोट करेंगी। को गैस मिला सरकार वाला? तो आप यूज करती हैं? हाँ, भरवाई ने मैंने बिटोर के पैसा ऐसा 4 दिन 5 दिन रोकी ना खर्चा पानी तो भरवा के दिए नहीं तो बनेला ना तो न लगड़ी न फगड़ी तो कैसे कहाँ से बनी के बली नहीं। मोदी जी फिर चुनाव होगा, मोदी जी प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे तो वोट मांगेंगे तो आप उनको देंगी? जी दे देंगी? हाँ, दे देंगी। अच्छा। सुनीता का दर्द साझा करने के बाद हम इस गांव से बाहर निकले। अब हम आजमगढ़ की ओर जा रहे हैं। आजमगढ़ में ही 15 जुलाई को मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया है। यह एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। लखनऊ से एक्सप्रेसवे बिहार की सीमा तक जाएगा। मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ से ही सांसद हैं। आजमगढ़ शहर में जाने से पहले रास्ते में हमें बस स्टैंड दिखाई पड़ा। हमने अपनी गाड़ी रोक दी और पहुंच गए एक बस के भीतर। बस के कंडक्टर राम समुझ यादव यात्रियों से किराया वसूल रहे थे। किराया वसूलने के बाद जब वो अपनी सीट पर बैठे तो हमने उनसे चर्चा शुरू की। हमने नोटबंदी की याद उन्हें ताजा कराई। कितने साल से आप कर रहे हैं काम? 20 साल से। और जब ये नोटबंदी थी तो पैसेंजर लोग आते थे बस में? बस आते थे, लेकिन नोट सब 500 बंद कर दिए सिर्फ नोट में। उसमें 500 1000 की नोट लेके आते तो खुला ही नहीं हो पाता था कहीं। कौन कैसे कहीं भी जाओ खुला नहीं हो पाता था। फिर तो उसमें बड़ा नुकसान हुआ। छोड़ना पड़ता था, पैसे क्या करेंगे, लड़ाई झगड़ा सब छोड़ना पड़ता था। मतलब पैसे छोड़ दे, किराया छोड़ देते थे। अच्छा, किराया छोड़ देते थे जो, मतलब पैसा आप लेते ही नहीं थे? क्या कर 15-20 दिन महीना तो ऐसा ही चला, किसी से लिए किसी से नहीं दिए। जब नहीं हो पाता तो नहीं दे लेते थे। तो बड़ा नुकसान हो गया होगा? नुकसान बहुत हुआ उसमें। राम समुझ यादव से बात करने के बाद हम बस से उतर गए। बस आगे बढ़ गई और हम चल दिए नई मंजिल की ओर। हमारी अगली मंजिल थी शहर का मुबारकपुर मोहल्ला। इस मोहल्ले के हर घर से चरखा चलाने की आवाज इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ बनारसी साड़ियों की बुनाई का काम हो रहा है। यहाँ हमारी मुलाकात शमीम अख्तर से हुई, जो अब भी हैंडलूम से ही साड़ी की बुनाई करते हैं। परिवार में 8 सदस्य हैं। कहते हैं नोटबंदी का फैसला मोदी ने गलत लिया। और ये नोटबंदी के दरमियान कोई दिक्कत हुई थी आपको? दिक्कत तो है ही, थोड़ा मोड़ा पैसा अगर है या खाने पीने का, भाई गृहस्था लोग हैं वो भी नहीं देते थे। 100 रुपया देते थे कि बाद में देंगे, जैसे पैसा दिक्कत निकलती थी। अब 100 रुपये में बहुत दिक्कत हुई। आदमी को परिवार चलाना है, 300 रुपये का धंधा कर रहा है, उसको एक्स्ट्रा बस 100 रुपया मिल रही है। आपको लगता है कि मोदी जी से चूक हो गई नोटबंदी के मामले को लेकर? भाई चूक तो गरीब आदमी के लिए, मजदूरी नहीं मिल रही है करने पर तो चूक तो है ही है। आजमगढ़ शहर को जाने माने शायर कैफी आजमी के नाम से जाना जाता है। अभिनेत्री शबाना आजमी के पिता कैफी साहब अब नहीं रहे, लेकिन नोटबंदी पर उनका एक शेर बड़ा मौजू है। बस एक झिझक है यही हाले दिल सुनाने में कि तेरा जिक्र भी आएगा इस फसाने में। मुबारकपुर मोहल्ले में ही हमारी मुलाकात पावरलूम चलाने वाले साजिद से हुई। 2 में से एक पावरलूम बंद है। नोटबंदी के वक्त हाल ये हो गया कि मजबूरी में इन्हें मुंबई जाना पड़ा था। साजिद से हमने वोट को लेकर सवाल पूछा तो बोले कि सब चुनाव के दिन ही तय करते हैं। जब नोटबंदी हुई थी उस दौरान क्या हुआ था? बंद हो गया था सब।
बंद करा दिए थे गिरफ्तार लोग, यहाँ से लाते थे हम लोग गिनने के लिए, बंद करा दिए थे। 3 महीने बंद था। किस वजह से? यही मटेरियल नहीं है, नोट नहीं है, कि उसे माल नहीं लाते थे, जो वो नहीं लाते थे हम लोग को भी नहीं देते थे चलाने के लिए, बंद था। सारे पावर लूम वालों का यही हाल? नहीं, सारा हमारा बंद था, अब लोग का तो लोग जाने। अब कितने दिन तक? 3 महीने तक बंद था मेरा। फिर कैसे चलता था? मैं बम्बई चला गया था नोटबंदी में। हाँ। तो आपका क्या कह रहा है मन की, क्या करना? मन किया वोट देने के मामले में तो हम लोग वक्त ही पर डिसाइड करते हैं, पहले से ये नहीं रहता है किसको देंगे किसको नहीं देंगे, वो टाइम पर डिसीजन लेते हैं। पहले से फिक्स नहीं रहता इनको दूंगा या उनके दूंगा, भाई फैमिली वालों जिसको एक तरफ जाते हैं उधर पीछे आप सब लोग चले आते हैं। बनारसी साड़ियों का सालाना कारोबार करीब 15,000 करोड़ का है। नोटबंदी के दौरान करीब 50% की गिरावट इस कारोबार में आई थी। बनारस में बनारसी साड़ियों का थोक कारोबार होता है और आसपास के शहरों में साड़ियां तैयार की जाती हैं। आजमगढ़ से निकलकर हम मऊ जिले की तरफ बढ़ चले। रास्ते में एक दुकान के बाहर भीड़ लगी थी। देखा तो पता चला कि गुप्ता जी की मशहूर इमरती यहाँ मिलती है। हमने भी गाड़ी रोक दी और पहुंच गए गुप्ता जी की दुकान पर। लोग बताते हैं कि इलाके से गुजरने वाले पहले गुप्ता जी की इमरती खाते हैं और फिर पैक करवाकर भी ले जाते हैं। बातचीत शुरू हुई तो देवेंद्र गुप्ता ने बताया कि नोटबंदी में थोड़ी दिक्कत तो हुई, लेकिन मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मऊ में अमृति की ये बड़ी मशहूर दुकान है। जो भी इधर से जाता है फिर यहाँ का रहने वाला है, वो एक बार इस दुकान पर जरूर ठहरता है। और इसके मालिक हैं वीरेंद्र नाथ गुप्ता, जो तीसरी पीढ़ी है इनकी इस कारोबार में। जब आप नोटबंदी हुई थी उस वक्त में क्या था दुकान का हालचाल, मतलब पैसे की, कैश की प्रॉब्लम तो आई थी, लेकिन बाद में सब सेटल हो गया। कितने दिन तक रही थी? यही 1 आध महीने के अंदर सब कुछ सेटल हो गया। जैसे ATM से पैसा वैसा निकालने वाले में शादी ब्याह जिसके घर है और कुछ ज़रूरतें हैं, किसी को निकालना है पैसा, इस तरीके का मतलब थोड़ा सा दिक्कत आई थी, लेकिन बाद में वो सेटल हो गया था। आपके दुकान पे कोई खास असर नहीं पड़ा? कोई खास असर नहीं। अच्छा ये बताइए, मोदी जी को तो आप जानते ही होंगे? जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उसमें कहने वाली बात क्या है। उनके कामकाज के बारे में क्या आपको लगता है? बहुत अच्छा लगता है। सुपर जी। क्या उनकी ऐसी बात है जो आपको बहुत अच्छी लगती है? व्यवस्था उनकी सब सही है, मतलब हर व्यवस्था जो उनकी वहाँ से केंद्र सरकार से आ रही है सब तक पहुँच रही है। सबसे बड़ी खासियत उनके अंदर यही है। 2019 में लोकसभा चुनाव होगा जी, तो उनको दोबारा मौका मिलेगा PM बनने का? 100% मिलेगा। कितना यकीन है आपको? जी। कैसे? उनके कामकाज से और व्यवस्था से। ये लोग भी मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पे? उनकी फीलिंग है। सब आपके साथ हैं? जी। यहाँ से निकलकर हम बलिया की ओर बढ़ गए। रास्ते में हमने एक खेत देखकर अपनी गाड़ी रोक दी। पास गए तो देखा खेत के मालिक सूबेदार चौधरी ने मवेशियों से बचने के लिए खेत को जाली से घेर रखा है। नीलगाय से बचने के लिए यूपी और बिहार के कई इलाकों में किसान इसी तरीके से खेत के आसपास नेट बना लेते हैं। ये कह सकते हैं चारदीवारी, यानी कि मवेशियों को, जानवरों को खेत से अंदर रोकने के लिए। जैसे यहाँ भिंडी की खेती है, नीलगाय आते हैं और इस तरीके से चढ़ जाते हैं। ये बना लेने से उनकी जो खेत और खेत में जो फसल लगी होती है वो सुरक्षित रह जाती है। लेकिन इससे निकलना भी बड़ा मुश्किल काम है, आना जाना। देखिए सूबेदार से हमने नोटबंदी पर सवाल किया और पूछते हुए वोट तक पहुंच गए। सूबेदार चौधरी कहते हैं कि अखिलेश और मायावती के मिल जाने से मोदी को दिक्कत तो होगी। अब ये जो लोकसभा चुनाव आने वाला है अगले साल, सब लोग अभी से तैयारी कर रहे हैं। इधर मायावती, अखिलेश यादव भी मिल रहे हैं, राहुल गांधी भी मिल जाएंगे, एक तरफ मोदी हैं। तो आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है इधर? पलड़ा तो इन्हीं लोग का भारी पड़ रहा है। किन लोगों का? सब मिल जी का और बहन मायावती का और राहुल गांधी का। अगर ये मिल गए दोनों आदमी तो इन लोगों को पलड़ा काफ़ी भारी पड़ जाएगा। मोदी फिर फेल हो जाएंगे। हाँ, काहे कि हर आदमी बतिया रहल बड़े, तब जैसे वही वोट में से मान जाइए कि 12 आना वोट छट रहा है तो 4 आना से आप क्या कर सकते हैं। सूबेदार चौधरी से बात करने के बाद पंकज झा यहां से बलिया की ओर रवाना हुए।
बलिया से बिहार की ओर बढ़ने पर 45 साल पुरानी ये लिट्टी चोखे की दुकान मिलती है। 10 रुपए में लिट्टी और फ्री में चोखा बेचते हैं सुरेश और उनके बेटे धनंजय। यहां हमने नोटबंदी से सवाल की शुरुआत की और पहुंच गए मोदी के कामकाज तक, लेकिन मोदी के नाम पर दोनों पिता पुत्र हमारे सामने ही झगड़ने लगे। तो मोदी जी जो नोटबंदी किए थे कोई फैसला ना कोनो परेशानी ना आयल उनका रास्ते। हमनी के मजदूर आदमी है कि हमनी के कोनो परेशानी। मोदी जी यहाँ आए हैं बलिया? हाँ, बलिया मालदेपुर मोड़ पर दो बार वहाँ के आए। तो आप गए थे? हाँ, हम लोग गए थे भाषण सुनने। हाँ, गए थे। आपको अच्छे लगते हैं क्या? हाँ, अच्छे लगते हैं। पिछला चुनाव में वोट उन्हीं को डाले थे क्या? हाँ, मोदी जी के वोट दिया रहा है। उनको नहीं मिलेगा। क्यों? इतना ये ज्यादा महंगाई कर दिया है कि कोई खुश नहीं है। अच्छा, और आपका जनधन खाता भी खुला था? हाँ, हमारे घर में खुला है, लेकिन आज तक किसी मिला ही नहीं। बोल रहे थे मोदी जी ये मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा, उतना मिलेगा, किसी को आज तक नहीं मिला। अच्छा, खाते में एटीएम मिला? नहीं मिला है। एटीएम कार्ड नहीं मिला। तो ये कह रहे हैं मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मोदी जी अच्छा नहीं कर रहे हैं। यहाँ सब बीपी वाले इतना महंगा कर दिए और सब हर चीज पर रोक लगा दिए हैं कि कोई अच्छा नहीं है। फिर चुनाव आ रहा है, अब क्या होगा? चुनाव आते बाद देवे करियो, ठीक है, देवे करियो। किसको दिलाएंगे? मोदी जी के दिलाएंगे। अरे रहो। अच्छा, ये जो मिल गए हैं अखिलेश यादव, मायावती, राहुल गांधी, तब क्या होगा? अब वो गरीब देखल जे मिल गई तो अभी नहीं है ना, अभी साल भर के बाद में बा। मोदी को लेकर पिता पुत्र में यहाँ हमें बंटी हुई राय देखने को मिली। हमारे मन में सवाल उठा कि क्या वाकई में मोदी के लिए मुश्किल होने वाली है। हम इसी सवाल के साथ यहाँ से आगे निकल गए। सड़क अच्छी थी और रास्ते में हमें बड़ा सा बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा था बिहार में आपका स्वागत है। बलिया से बिहार में दाखिल होते ही गोपालगंज जिला पड़ता है। शहर से हम गुजर रहे थे तो एक समोसे की दुकान पर हमने गाड़ी रोक दी। सुभाष और संजय दो भाई मिलकर ये दुकान चलाते हैं। बातचीत शुरू हुई तो भाइयों ने कहा कि नोटबंदी में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। दोनों भाइयों को मोदी का काम इतना पसंद है कि 10 में से 10 नंबर दे रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि नरेंद्र मोदी को जानते हैं आप? कौन है? मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, तो उनका कामकाज कैसा रहा अभी तक? 4.25 साल हो गया ना सरकार को देखे हुए। कामकाज बहुत अच्छा रहा। जैसे बहुत सब इलाके में सड़क, बिजली, मकान, गैस और बहुत सारा सुविधा जनता को मिला है। इसके लिए क्रेडिट आप किसको देंगे? हम तो नरेंद्र मोदी को पूरा का पूरा 10 में कितना नंबर दे दीजिएगा हमको? 10 में 10 देंगे। पूरा का पूरा नंबर। यहीं पास में ही सुरेंद्र महतो सत्तू की लस्सी बेचते हैं। हमने उनसे भी सरकार के कामकाज की थाह ली। क्या चने से बनता है ये? हाँ, चने का बनता है। ये सब गिलास आप बना के रखे हैं? बना के रखते हैं। अच्छा, कैसे बेचते हैं आप? एक गिलास की कीमत क्या होगी? 15 रुपए कीमत है। अच्छा, तो भर दिन में कितना बेच लेते हैं? आप 1000 गिलास, 2000 एक दिन में? हाँ। दिक्कत नहीं हुई आपको नोटबंदी में? हम लोग से नोटबंदी में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, मगर फिर भी ग्राहक लोग अपना खुदरा ला कर दे देते थे। अच्छा। तो कभी ग्राहक लोग आते हैं तो डेली का ग्राहक है तो बाद में पैसा ला कर दे देते हैं। कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी नहीं। कैसे हैं वो? ठीक है। आप लोगों के लिए, जनता के लिए तो ठीक है। ठीक है। कैसे दुकानदारी में दिक्कत नहीं है तो कैसे खराबी है। गोपालगंज के बाजार में कुछ और लोगों से बातचीत करने के बाद हम आगे बढ़ गए और एक बार फिर हमारी गाड़ी पहुंच गई यूपी की सीमा में। अब हम गोरखपुर की ओर जा रहे हैं। गोरखपुर में सबसे पहले हम मिले इकबाल नकवी से। करीब 4 साल पहले इन्होंने मोदी के कहने पर गैस सब्सिडी छोड़ दी थी। पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से इन्हें एक सर्टिफिकेट भी मिला है। इकबाल कहते हैं अखिलेश और मायावती का गठबंधन तो ठीक है, लेकिन 2019 में मोदी का मुकाबला सिर्फ उनकी किस्मत से है। अखिलेश यादव और मायावती जो साथ हुए हैं, इस पर आपकी क्या राय है?
हमारी राय तो एक तरह से ठीक है, लेकिन अगर निभह जाए, इसलिए अगर क्यों लगा रहे हैं आप? अगर इसलिए लगा रहे हैं कि एक ही बागीचे में फल है जो अच्छा है और हम 4 आदमी मिल करके उसमें पानी दे रहे हैं। और इस जमाने में ये कलयुग है, जब वो फल पक जाएगा तो हम चाहेंगे हम तोड़ लें, आप चाहेंगे हम तोड़ लें। तो जब 4 लोग रहेंगे तो दोनों आदमी में फल टूटने से पहले हम लोग खुद टूट जाएंगे। मोदी को कौन टक्कर दे सकता है? हाँ? मोदी को प्रधानमंत्री बनने में कौन टक्कर दे सकता है? मोदी को प्रधानमंत्री बनने में उनकी किस्मत टक्कर दे सकती है, नेताओं की कोई टक्कर नहीं। ये राहुल, मायावती, अखिलेश, ममता बनर्जी। देखिए, जब तक ये जनता पार्टी 77 में जो हुई थी जी, उस तरह का अगर इन लोगों में सांठ-गांठ नहीं हुआ, एकता नहीं हुई, 77 वाले में किसी नेता के अंदर ये नहीं था कि मैं बनूं। और आज अगर हम मान लीजिए जैसे हम बसपा से बिलीव हैं तो हमें चाहेंगे कि मायावती प्रधानमंत्री बने। आप अगर सपा से हैं तो आप चाहेंगे अखिलेश बने, आप चाहेंगे राहुल बने, आप चाहेंगे मोदी बने। तो इस तरह से एकजुट नहीं हो पाएंगे। स्वराज्य से सुराज की ओर चलने का मोदी ने जो नारा दिया था, कमोबेश उस नारे में मोदी को सफलता मिलती दिख रही है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ पंकज झा की इस पड़ताल में ये बात सामने आई। नोटबंदी को लेकर भले ही लोगों को कुछ दिनों की दिक्कत हुई हो, लेकिन ज्यादातर लोग अब खुश हैं और 2019 के चुनाव में ये मोदी के लिए अच्छे संकेत हैं। बीजेपी यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल में सरकार बना चुकी है। गुजरात जैसे विकसित राज्य में भी बीजेपी लगातार जीत रही है। पूर्वोत्तर के राज्यों में भी बीजेपी का झंडा बुलंद हुआ है। इस मुद्दे पर अमीर और गरीब के बीच की खाई साफ साफ दिखी। कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि मेरा नहीं, फलाने का पैसा डूबा है। वैसे भी नोटबंदी के बाद बीजेपी कई राज्यों में चुनाव जीत चुकी है। नोटबंदी के बहाने विपक्ष भले ही मोदी सरकार की आलोचना करे, लेकिन जनता जनार्दन कम से कम ऐसा नहीं मानती है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।